थैंक यू। सबसे पहले मैं अनिल जी और अमय जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि मुझे इस मंच पे कुछ बोलने का अवसर दिया, और सभी जल प्रहरियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इतना अच्छा काम किया है कि आज आपको सम्मान दिया जा रहा है। किंतु मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत से ऐसे हमारे जल प्रहरी हैं जो जिनको कोई नहीं जानता, लेकिन वो फिर भी अपना काम बहुत ही धैर्य और बहुत ही कमिटमेंट के साथ कर रहे हैं। मेरा कीनोट एड्रेस जो जिस टॉपिक पे है, उस टॉपिक से आगे बढ़कर भी मैं कुछ बोलना चाहूँगी। वाटर कंजर्वेशन, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, फंड मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मेरा आज का विषय है। तो वाटर कंजर्वेशन के बारे में कुछ बोलने से पहले जो हमारी पानी की जो स्थिति है उसके बारे में मैं कुछ इन्फॉर्म करना चाहूँगी। वैसे तो आप सब अगर जल से संबंधित हैं तो इसके बारे में आपको पता ही होगा कि हमारा जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो बस 4% है, और जो हमारा पॉपुलेशन और लाइफ स्टॉक है वो 18% है। और ज्योग्राफिकल एरिया हमारा बस 2.5% है पूरे दुनिया का। और फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं वो 4% है। और जितनी तेज़ी से हम तरक्की कर रहे हैं उसमें कहा जाता है कि अगर हमारी तरक्की इसी तरह से होती रही और जल का संरक्षण नहीं किया गया तो 2050 तक हमें वाटर स्कैर्स हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो वाटर डिमांड है वो 1180 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगा, जबकि हमारा वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो 1126 बिलियन क्यूबिक मीटर है। तो कितना भी हम वाटर रिसोर्सेज को 1126 बिलियन क्यूबिक मीटर से ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। तो हमें सप्लाई साइड से ज़्यादा डिमांड साइड पे भी फोकस करना होगा। जल के घटने का और डेफिसिट होने का इंडिया में बहुत कारण रहा है, बट मैं क्लाइमेट चेंज से स्टार्ट करना चाहूँगी कि कितने लोग ये जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज कब से शुरू हुआ है दुनिया में? क्या क्लाइमेट चेंज कोई नई चीज़ है? जलवायु परिवर्तन कोई नई चीज़ है? कोई भी? यस, आप क्या बोलना चाहेंगे? बट इज़ क्लाइमेट चेंज अ न्यू थिंग? क्या हम में पहले कभी क्लाइमेट चेंज नहीं देखा है क्या? But population is very less. That's why the issue is big, but they are not spread to everyone. And today's the population is grow very fast, and everybody should has the smart mobiles. Everybody taken the feedback of weather. Now weather telecast every day, update to update. That's why they are easy to know the climate changes occurs. अच्छा, मेरे कहने का मतलब कुछ और था कि क्लाइमेट चेंज जो है बहुत सारे, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, बहुत सारे इयॉन्स आए हैं। आइस एज के बारे में सुना होगा। बहुत बार जो धरती है वो डिस्ट्रॉय होके फिर से बनी है। इट्स नॉट दैट क्लाइमेट चेंज कोई बहुत नई कॉन्सेप्ट है।
बट क्या डिफरेंट है पहले के क्लाइमेट चेंज में, जब हमारे डायनासोर्स विलुप्त हो गए थे, हमारा आइस एज आ गया था, और अभी के क्लाइमेट चेंज में क्या डिफरेंस है? मैं उन बच्चों से पूछना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अर्लियर क्लाइमेट चेंजेस विच लेड टू कैटास्ट्रॉफिक impact for the earth and the climate change which is happening now? Producing so many vulnerabilities, especially community. It may be global, but its local impact is so much and is very much devastating. यस, सो आप दोनों ने पार्टली आंसर किया है. पहले के और 1800 से जो शुरू हुआ है क्लाइमेट चेंज, उसमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस है कि ह्यूमन बीइंग सबसे बड़े विलन रहे हैं. जो क्लाइमेट चेंज है उसमें ह्यूमन बीइंग्स के चलते वो 2 सेंचुरी में इतना एक्सेलरेट हो गया है कि मतलब पानी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कोई सोचता भी नहीं था. इनफैक्ट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो भी सोचिए कि उसको नेशनल कंसर्न नहीं मान के वाटर को एक स्टेट सब्जेक्ट दिया गया था. सो किसी ने नहीं सोचा था कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, जो अर्बनाइजेशन के इम्पैक्ट हैं, जो इतने सारे कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहे हैं, पेवमेंट स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, कंक्रीट जंगल्स हो रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, और जो हमारे पॉपुलेशन एक्सपेंशन हो रहा है, ऑल दोज रीजंस आर affecting our water resources. And it's not that we don't need growth. हम ये भी नहीं कह सकते कि हमें growth नहीं चाहिए और हम बस environment पे ही focus करें. तो इंडिया के पास सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे development भी हो, बट साथ साथ जो हमारे natural resources हैं वो भी संरक्षित रहे. तो इसीलिए ये जो रीज़न्स है हमारे क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा रीज़न है. दूसरा बहुत बड़ा रीज़न क्या है इंडिया में जिसके चलते वाटर स्कैसिटी हो रही है? एक तो क्लाइमेट चेंज जिसके चलते हम देख रहे हैं कि सडन इवेंट्स हो जाते हैं, कभी फ्लड हो जाता है, कभी आपको ड्राउट हो जाता है, कभी एक ही जगह में दोनों चीज़ हो जाता है. तो सडन इम्पैक्ट्स होते हैं. बट और क्या रीज़न्स हैं इंडिया के वाटर स्कैसिटी का, कोई कह सकता है? Kids, take a guess. कोई भी guess. What are the reasons for water scarcity in India? हाँ, उसको जल प्रहरी अवार्ड दिया जाएगा. माइक दे दीजिए. गुड मॉर्निंग, बोलो. The most probably reason is the climate change. Because of carbon dioxide, the ultraviolet lights are trapped in the atmosphere of the earth. So the lights create a very large amount of energy, and the water is produced. A large amount of water is evaporated during this process, also resulting in droughts in some places. Good try. Thank you, ma'am. Thank you. Very good. ये माइक. सो क्लाइमेट चेंज के अलावा एक सबसे बड़ा रीज़न है कि इंडिया जो है वो ग्रेटेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर है. हम लोग चाइना एंड यूएस कंबाइंड से ज़्यादा जो भूजल है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं. 85% ऑफ द ग्राउंड वाटर हमारे जाता है कहाँ पे? किस चीज़ में हम यूटिलाइज करते हैं?
एग्रीकल्चर में, और इंडस्ट्रियलाइजेशन में 9% जाता है, डोमेस्टिक में 6-7% जाता है, बट वो जो भी जाता भी है उसको भी हम इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं करते हैं। दूसरा बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे पास भंडारण की कैपेसिटी वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। स्टोरेज जो होता है उसकी जो कैपेसिटी है बहुत कम है। और थर्ड हमारा जो एक बहुत बड़ा रीज़न है स्पेशियल एंड टेम्पोरल वेरिएशन ऑफ रेनफॉल। जैसे कि आप जानते हैं कि राजस्थान के जयपुर ज़िले में हो सकता है 300 mm ही वार्षिक रेनफॉल हो, जबकि गोवा में 3000 mm होता है। वैसे ही हमारा जो रेनफॉल का पैटर्न है वो यूरोप से बहुत डिफरेंट है। हमारे 100 दिन में जून से सितंबर में ही जनरली 100% या 80-90% रेनफॉल हो जाता है, जिसका 50% सिर्फ 15 दिन के अंदर होता है। तो एक बहुत बड़ा हमारा कैपेसिटी कंस्ट्रेंट ये है कि आपको 15 दिन के अंदर भूजल को जो वर्षा जल को स्टोर करना है। बस 15 दिन आपको दिए जाते हैं वर्ष में, जबकि यूरोप में ये कंटिन्यूअस पैटर्न होता है। तो हमारे जो वर्षा जल का पैटर्न है वो 15 दिन का होता है, जिसमें आपको अगर स्टोरेज कैपेसिटी नहीं हो तो फिर क्या होता है, अगर आपके पास भंडारण की व्यवस्था ही ना हो तो वर्षा जल कहाँ चला जाता है? एनीबडी? हाँ, सी में चला जाता है और वो पूरा वेस्ट हो जाता है। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव जो सरकार की अभी जो प्रमुखता दी जा रही है वो है जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान इज़ एन अभियान जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने 2019 में स्टार्ट किया था, और इसमें उन्होंने जो बाकी तो बहुत सारी बातें हैं, बट जो प्रमुख बात उन्होंने कही थी कि जल संचय जो है सिर्फ सरकार की ही इनिशिएटिव नहीं हो सकती है, इसमें जन भागीदारी का बहुत बड़ा हिस्सा है। क्योंकि जो हमारे लोग हैं वो सबसे ज़्यादा जानते हैं, वो बचपन से देखे हैं कि कैसे जल का संचय करना चाहिए। तो जल के कंजर्वेशन में आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जन भागीदारी करो, जल को जन आंदोलन से ही आगे बढ़ाना होगा। तो उनका होल ऑफ सोसाइटी, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच था, जिसके अंतर्गत जल शक्ति अभियान 2019 में उसका लॉन्च हुआ। जल शक्ति अभियान का संक्षिप्त में मैं कह सकती हूँ, जल शक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि आप कैच द रेन करो। वो जो कम समय मिलता है आपको, उसमें आप जो वर्षा जल है उसको आप मतलब कैच करो, वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। ये उसका मुख्य उद्देश्य है कि आप स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाओ, बिकॉज़ बहुत बड़ा जो हमारा प्रॉब्लम है वो हमारे लोएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी इन द वर्ल्ड के चलते हैं। सेकंड है कि जैसे हमारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं, हमारे अर्बन वाटर सप्लाई हैं, इसमें जो है पानी जो है, तुम लोगों ने भी देखा होगा कि कहीं पे या एग्रीकल्चर में ही नल खुला है या बोर से पानी बस निकल रहा है। तुम भी ब्रश करते होगे, बच्चों तो पानी खोल के रखते होगे। तो हम वाटर का जो महत्व है वो समझ नहीं पाते हैं, और अनेक वेस्टर्न प्रदेशों के जैसे हम पानी को रिसाइकल नहीं करते हैं। जैसे इज़राइल एक कंट्री है जहाँ की उनके पास हमारे से बहुत कम पानी है, बट वो पूरे एक एक बूंद ऑफ पानी को रिसाइकल करते हैं, वो उसी को रीयूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल, उनका जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो नीचे ना जाए। क्योंकि एक बार ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जाने लगा तो सूखा और भी बढ़ने लगेगा। आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पंजाब हरियाणा का,
जिन्होंने हमें ग्रीन रेवोल्यूशन दिया है, जिनकी वजह से हम फूड सिक्योर हो पाए, लेकिन उनका प्रॉब्लम ये हुआ कि पानी के महत्व को वो समझ ना पाए और बहुत ज़्यादा ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ भूजल हुआ, जिसके चलते आज जो है प्रोडक्टिविटी पंजाब हरियाणा की कम हो गई है और बहुत वाटर सैलिनिटी की प्रॉब्लम आ गई है। और इसी तरह मैं ये कहना चाहूँगी कि जो प्रदेश जैसे बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा और बहुत जो मेजरली या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जहाँ अभी पानी की उतनी कमी नहीं आई है, उनको पंजाब और हरियाणा से एग्जाम्पल लेना चाहिए कि अभी से वो सजग हो जाएं। और इसमें आप लोगों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है कि आप ही लोगों में ये सजगता पैदा कर सकते हैं कि हम जो है ग्राउंड वाटर को ओवर एक्सट्रैक्ट ना करें, पानी को रीयूज़ रिसाइकिल करें और जितने हद तक हो वो हम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं पानी को लेके, वो जितना नेचर बेस्ड सॉल्यूशन पे हो और जितना इकोलॉजिकली फ्रेंडली हो उतना करें। तो ये आप लोगों का मुख्य जो उद्देश्य होना चाहिए और स्पेशली 3 वर्ग में पानी के बारे में चर्चा करना और उन तक ये पहुंचाना, ये मैसेज कि पानी एक फिक्स्ड एंटिटी है, ये कोई फ्री कमोडिटी नहीं है, वो बहुत संचय करना ज़रूरी है। ये 3 वर्ग हैं, महिला और बच्चे और यूथ। इन तीनों वर्ग में बहुत ज़रूरी है कि आप अवेयरनेस पैदा करें कि वाटर जो है एक इनफाइनाइट सोर्स है। आई रिमेंबर, मैं हमेशा ये एग्जाम्पल कोट करती हूँ कि जब मैं दिल्ली में पोस्टिंग हुआ तो वाटर मीटर लगा था घर में और हम वाटर के ऊपर भी ये देते थे, पैसे देते थे। तो मेरी माँ बिहार से आई है, वहाँ पे हमारे घर में पंप है और वो जब भी मन करता है तो बस पंप ऑन किया, पानी आ जाता था। तो वो बहुत ही नाराज़ हुई कि ये क्या, पानी भी अब बेचने लगे हैं लोग। तो ये जो मानसिकता है कि पानी जो है फ्री की कमोडिटी है, उसका वो पब्लिक को हमेशा फ्री में मिलना चाहिए, ये मानसिकता भी अभी धीरे धीरे हमें कम करनी होगी। बिकॉज़ क्या हो रहा है कि जैसे खेती में आप बिजली अगर फ्री देते हो तो फिर किसी को भी ग्राउंड वाटर से पानी एक्सट्रैक्ट करने में कुछ नहीं जाता है। जहाँ भी मतलब पानी बहुत लो लेवल तक नहीं गया है, वहाँ पे लोग जो हैं आराम से, क्योंकि बिजली की सब्सिडी है, आराम से पानी निकालते हैं। आप कितना भी उनको कह लो कि नहीं आप पानी मत खर्च करो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कुछ कुछ गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स भी ऐसे हैं जो पानी के हक़ में काम नहीं करते हैं, जैसे कि फ्री बिजली। लेकिन उन स्टेट्स जहाँ पे जैसे राजस्थान के बहुत डिस्ट्रिक्ट्स, गुजरात के बहुत डिस्ट्रिक्ट्स, जहाँ पे उन लोगों ने देखा है पानी का प्रॉब्लम, वहाँ पे मतलब मैं देखती हूँ कि ज़्यादा अवेयरनेस है और उनको पानी की महत्व का पता रहता है। तो अभी जो है जल शक्ति अभियान के अंतर्गत हमने एक और इनिशिएटिव लिया है, जल संचय जन भागीदारी। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो अपने CSR इनिशिएटिव्स देते हैं हेल्थ में, एजुकेशन में, तो पानी में भी दीजिए। हम NGOs को भी कह रहे हैं कि आप लोग जो है आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर्स में इन्वेस्ट करिए ताकि हम इसको भूजल को और उसकी कमी को मिटा सकें। और सबसे जो हम और एक चीज़ कर रहे हैं कि इस जल संचय जन भागीदारी जो इनिशिएटिव है जल शक्ति अभियान के अंतर्गत, इसमें जो रिसोर्स वाले लोग हैं उनको हम कह रहे हैं कि आप गिव बैक करिए। जो आपका गांव है, आप अपने गांव को अडॉप्ट करिए,
उसको वाटर सेल्फ सफिशिएंट करिए। इसमें गुजरात ने हमें ये जल संचय जन भागीदारी में ये दिखाया है कि बहुत सारे जो गुजराती एक्सपैट्रिएट्स हैं वो राजस्थान में जाके, हरियाणा में जाके और विलेजेस को अडॉप्ट करके वहाँ पे आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं एज अ गिव बैक टू सोसाइटी। तो पानी में अभी वो कम्युनिटी का इंटेंसिफाइड इन्वॉल्वमेंट जो है वो हम चाह रहे हैं कि उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पानी से जुड़ें, क्योंकि अगर ये बहुत कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने में 5,000 ही लगते हैं, तो ये नहीं है कि वो उससे मतलब पानी की जो कमी है वो ख़त्म हो जाएगी। बट इस अभियान से ये होगा कि पानी की महत्व जो इम्पोर्टेंस है वो कम्युनिटी को पता चलेगी। हम सारे अपने पार्टनर मिनिस्ट्रीज़ को कह रहे हैं कि आपके जितने भी ऑफिसेज हैं, प्रेमिसेस हैं, रेजिडेंशियल ये हैं, स्कूलों में कह रहे हैं, हम आंगनवाड़ी सेंटर्स में कह रहे हैं, पंचायत भवन में कह रहे हैं कि वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाइए, ताकि जो पानी का आपको लोकल जो प्रॉब्लम्स होता है जब ड्राई सीज़न में, तो अगर आप वहाँ पे पानी को रिचार्ज करेंगे या पानी को स्टोर करेंगे तो एटलीस्ट जो आपका सीजनल प्रॉब्लम है, जैसे दिल्ली में ही आप देख लो कि कभी फ्लड्स रहता है, कभी बिल्कुल ही सूखा होता है। तो ये जो हमारा जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव है, इसका बेसिक यही महत्व है कि कम्युनिटी आगे आए। हमने देखा है कि जहाँ भी विमेन या वाटर यूज़र एसोसिएशंस जहाँ सशक्त हैं और वो इम्प्लीमेंट करके अगर ओन कर रहे हैं उस स्कीम को, तो वो स्कीम बेटर रिजल्ट दे रहा है। तो इसमें तो आप लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है कि हमारी जो योजनाएं हैं, जिसमें जैसे अटल भूजल भी है, नमामि गंगे है, इसके बारे में लोगों तक उसको पहुंचाएं और साथ साथ उनसे भी कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी तक आए नहीं हैं पानी में, दैट इज़ क्राउड फंडिंग। हम लोग बोल रहे हैं कि आप रिचार्ज स्ट्रक्चर्स क्राउड फंडिंग से बनाइए। बहुत से रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं बट वो नहीं जानते हैं कि कैसे हम आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर्स बनाएं। उनको आप ये कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं। और जो पानी का जो कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड ओवर, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, 85% सिर्फ पब्लिक सिस्टम से ही वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ फंडेड। सो अभी तक ओनली मतलब इफ़ आई हैव टू थिंक ऑफ प्राइवेट इनिशिएटिव, तो ओनली 2-3 जगहों का मैं कह सकती हूँ। कुछ तो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है जिसमें STPs बन रहे हैं एन्युटी मॉडल पे नमामि गंगे में, और कुछ आई थिंक गाज़ियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ग्रीन बॉन्ड्स इशू किया है जो कि खरीदे जा सकते हैं, जिससे पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ये ग्रीन बॉन्ड्स लग सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ही कम प्राइवेट इनिशिएटिव पानी में अभी तक हमने देखा है। तो अभी हमारा वो करंट ये फोकस है कि हम प्राइवेट इनिशिएटिव को आगे बढ़ाएं, प्राइवेट ओनरशिप करें, बिकॉज़ एक डैम बना के उसका संरक्षण करने में बहुत टाइम लगता है। और ये जो छोटे छोटे अटेम्प्ट्स हैं वाटर रिचार्ज के, ये देखने में छोटे होते हैं बट इनका इम्पैक्ट ऑल इंडिया, पैन इंडिया लेवल पे बहुत ही अच्छा होगा। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और कंग्रेचुलेशंस टू द विनर्स एंड ऑल्सो टू दोज हु हैव नॉट वन लेकिन पार्टिसिपेट किए हैं। और बहुत अच्छा है कि आप लोगों की संख्या एवरी ईयर हम देख रहे हैं कि बढ़ते ही जा रही है, और ऐसे ही रहना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।